आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो 2/3 ऑफ द क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से आते हैं, वो आते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और धीरे धीरे हम क्या जाएंगे? एडवांस की तरफ जाएंगे, जो कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिगार्डेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितने भी रूल्स और जितनी भी चीजें इसमें होगी, वो हम सारी की सारी इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिक जो हमारा है, बेसिक है फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे हम एग्जांपल में ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई क्लास है, ठीक है। देयर इज अ क्लास, और उस क्लास में 10 बच्चे, 10 बॉयज है, सॉरी, एंड 10 बॉयज है एंड 12 गर्ल्स है, ठीक है। 10 बॉयज है एंड 12 गर्ल्स है किसी भी क्लास में। अब हमारे को ये पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वेज हाउ मेनी वेज हाउ मेनी वेज कैन टीचर select अ मॉनिटर। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सपोज करो एक क्लास में 10 बॉयज है और 12 गर्ल्स है। हाउ मेनी वेज कैन ए टीचर सेलेक्ट अ मॉनिटर। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कितने बॉयज है? 10 बॉयज है। और कितनी गर्ल है? 12 गर्ल्स है। तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ढूंढना चाहते हैं? हम ढूंढना चाहते हैं कि जब कोई भी क्लास, फॉर एग्जाम्पल टोटल कितना है, अगर हम बोले कि टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं, दैट इज 10 + 12, और वो क्या है? दैट इज द 22। 22 जो है हमारे क्या है? स्टूडेंट है। यानी टोटल 22 स्टूडेंट्स में से एक जो टीचर है, सिंगल टीचर, एक मॉनिटर कितने वेज से सेलेक्ट कर सकती है? तो इसको करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एडिटिव एंड मल्टीपल रूल्स। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर जो मैं बोलूं कि हमें इस सबको अगर जो कैलकुलेट करना है, तो हमें पता होना चाहिए एडिटिव एंड मल्टीपल रूल्स, सॉरी, प्रोडक्ट रूल। दैट इज द प्रोडक्ट रूल। तो ये रूल क्या बोलते हैं? व्हाट दीज रूल्स आर टेलिंग अस कि देखो, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं भी बता देता हूँ। वो है 22 वेज। 22 वेज, यानी एक टीचर जो है 22 वेज है जिससे कि वो सिलेक्ट कर सकती है किसी एक मॉनिटर को, ठीक है। एक मॉनिटर को, तो एक मॉनिटर को यदि सिलेक्ट करना है तो 22 बच्चों में से 22 ही वेज है जो टीचर क्या बोलती है? सिलेक्ट कर सकती है मॉनिटर को, है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी कि यहाँ पे बोला है कि कोई बॉय चूज करो या गर्ल चूज करो। सिमिलरली अगर जब मैं बात करूं सेकंड, सपोज इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, इन सेम क्वेश्चन अगर जो टीचर को सिलेक्ट करने हैं, इफ टीचर हैज टू सेलेक्ट have to select have to select a boy to monitor a girl to monitor boys, ठीक है। और सॉरी, एंड अ गर्ल टू मॉनिटर गर्ल्स। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज होगी कि सेम क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि इफ टीचर हैव टू सिलेक्ट एक लड़का ताकि वो मॉनिटर कर सके बॉयज को, और एक गर्ल ताकि वो मॉनिटर कर सके गर्ल्स को, तो ऐसे कितने वेज होंगे? सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट हमें जस्ट सिंपली क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 10 बॉयज है एंड द 12 गर्ल्स विच विल बी इक्वल्स टू 120 वेज। देयर विल बी 120 वेज कि जिससे कि एक बॉय और एक गर्ल को चूज कर सके टू मॉनिटर अ बॉय एंड ऑल्सो अ गर्ल। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसी और सिचुएशन की, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन है अ मॉनिटर की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टास्क हो रहा है, वन सिंगल टास्क। एक सिंगल टास्क हो रहा है, वो है क्या? टू फाइंड आउट अ मॉनिटर, ठीक है। टू फाइंड आउट अ मॉनिटर, वेदर, या तो वो कुछ भी हो सकता है, वेदर अ बॉय और अ गर्ल, वेदर अ बॉय और अ गर्ल, और अ गर्ल। ये कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे। अगर इसी क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं। मॉनिटर तो चूज करना ही करना है, साथ में वो लड़का भी होना चाहिए, मॉनिटर जो चूज करना है, और साथ में वो लड़की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज मोर देन वन वर्क, मोर देन वन टास्क इज हैपनिंग ओवर हियर, इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? एक जो जर्नल सा डिफरेंट डिफरेंट है दोनों में, क्या है कि एक 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 जो, अगर जो मैं बात करूं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, तो उसमें बोला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटर चूज करना है, और दूसरे में बात करूं तो हमें एक मॉनिटर के साथ साथ एक बॉय भी चाहिए और एक गर्ल भी चाहिए। यानी मॉनिटर भी वो मॉनिटर जो कि बॉय को मॉनिटर करे और एक गर्ल जो गर्ल्स को मॉनिटर करे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देर इज मोर देन वन टास्क इज हैपनिंग ओवर हियर। तो हम जब एडिटिव और प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं, तो हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है किसी क्वेश्चन में अगर एडिटिव और प्रोडक्ट रूल आएंगे? तो हम बोल सकते हैं कि whenever whenever we are going to do only one thing at a time, only one thing
एट अ टाइम, तो उस केस में एडिटिव रूल जो है हमारा, एडिटिव रूल विल बी एप्लीकेबल, विल बी एप्लीकेबल। इतना समझ में आ गया कि जब मैं एडिटिव रूल की बात कर रहा हूं तो एडिटिव रूल में क्या बोला मैंने कि जब हम एक काम कर रहे हैं ना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वहां पे एडिटिव रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो मैं बोलूं कि एडिटिव रूल तो चलो एप्लीकेबल हो जाएगा, पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि हमें को एडिटिव रूल लगाना है या कोई और रूल लगाना है। तो देखो यहाँ पे अगर जो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश आइडेंटिफाई की, देखो यहाँ पे एडिटिव रूल में अगर जो मैं बात करूँ, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी रिगार्डिंग है, दैट इज द एडिटिव रूल। अब इस एडिटिव रूल में जो हमारा इंग्लिश आइडेंटिफाई की है ना, इंग्लिश आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग की जो है, कीवर्ड जो है विल बी, वो है और, क्या है, और, और है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि और है सर, ठीक है हमने मान लिया, आपने बोल दिया, पर इस पूरे क्वेश्चन में हमें और कहाँ दिख रहा है। देखो हमारे को इंग्लिश आइडेंटिफाई की जो है दैट इज द और, वो बिल्कुल क्लियर है कि और होगा तभी हम एडिटिव रूल लगाएंगे, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में तो हमें और दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है अ मॉनिटर। जब हम बात करते हैं अ मॉनिटर की तो हमें पता होना चाहिए कि और के साथ साथ जो भी हिडन होगा, ठीक है, आई कैन से और कैन बी हिडन, कैन बी हिडन इन द क्वेश्चन, हिडन, आई कैन राइट हिडन इन क्वेश्चन, हिडन इन क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है इन सम क्वेश्चन, ये नहीं, ये वाला, यहाँ पे हेयर जो अ है ना, ए का मतलब है, ए मीन्स या तो फिर बॉय होना चाहिए या तो आइदर बॉय और अ गर्ल मॉनिटर, गर्ल मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश आइडेंटिफाई की क्या था, यहाँ पे ए था, यानी ए मतलब एक ही होना चाहिए, या तो वो बॉय हो या तो गर्ल हो, ठीक है। जिस तरह से हम और का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से करते हैं, हम या तो इंक्लूसिव करते हैं या तो एक्सक्लूसिव करते हैं। इंक्लूसिव मीन्स से अगर मैं इंक्लूसिव की बात करूं तो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि या तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले इंक्लूसिव की बात करते हैं कि जब हम और का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। इंक्लूसिव का मतलब है कि हम जब बोथ द इवेंट आर हैपनिंग, या फिर कैन हैपन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट जो है वो एक साथ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड अ मॉनिटर, अ मॉनिटर, तो अ मॉनिटर में क्या था हमारे पास, अ मॉनिटर में या तो अ बॉय था या फिर गर्ल मॉनिटर था। लेकिन इस पूरे केस में, इस पूरे सिनेरियो में हमने जब निकाला तो हमने क्या बोला कि या तो बॉय हो या तो गर्ल हो, पर हमने ये कभी नहीं बोला कि दोनों साथ होंगे। हमने ये कभी नहीं बोला इस पूरे क्वेश्चन में कि ये दोनों साथ होंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव नहीं, हम एक्सक्लूसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव का होता है जब दोनों इवेंट जो है, व्हेन बोथ द इवेंट्स, व्हेन बोथ द इवेंट्स आर नॉट हैपनिंग एट सेम टाइम। समझ में आया। जिस तरह से मैंने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बोला कि इंक्लूसिव में दोनों इवेंट साथ में होंगे, जब अगर ये दोनों इवेंट साथ में होंगे तो हमारे को क्वेश्चन में किस तरह से लिखा है, बॉय एंड अ गर्ल ऑल्सो, तो वो हो गया इंक्लूसिव और का इस्तेमाल। जब हम एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, या तो वो बॉय हो सकता है या तो वो गर्ल हो सकती है। तो हमें क्या पता चल गया, इन दोनों डेफिनेशन से हमें क्या पता चल गया कि जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, व्हेन वी आर डूइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो उसमें हम जो और का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव का ही करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यानी दोनों को, दोनों जो हमारे इवेंट्स है वो एक साथ नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि वो एक साथ नहीं हो रहे हैं, और एक साथ नहीं होने की वजह से क्या होगा कि या तो आप बॉय को चूज करोगे या तो गर्ल को चूज करोगे। तो इस केस में, पूरे सिनेरियो में हमने सिर्फ और सिर्फ और का इस्तेमाल एज ए पे देखा, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22 वेज है, और हमने ये भी देखा कि वो एक्सक्लूसिव होगा। इतना क्लियर हो गया। सिर्फ तभी क्या होगा, एडिटिव रूल हमारा एप्लीकेबल होगा। अब जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल जो कि मॉनिटर करेंगे, तो हमने बोला कि 120 वेज है जिससे कि एक टीचर सेलेक्ट कर सकती है कोई भी बॉय और कोई भी गर्ल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो हमने क्या बोला था कि अ बॉय एंड अ गर्ल, तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो इंग्लिश आइडेंटिफाई की क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड जो है हमारा इंग्लिश आइडेंटिफाई की हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आइडेंटिफाई की वर्ड हो जाएगा हमारा क्या, की वर्ड विल बी द एंड। एंड का इस्तेमाल होता है यानी दोनों केस जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, दोनों केस, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय भी और गर्ल एंड अ मॉनिटर, ठीक है। तो ये जो दोनों केस है, ये बॉय जो है एज अ मॉनिटर चाहिए फॉर मॉनिटरिंग अ बॉय,
एंड गर्ल फॉर मॉनिटरिंग अ गर्ल्स। तो ये दोनों केस क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो जब दोनों केस एक साथ हो रहे होंगे तो उस केस में हमें क्या पता है कि जो इंग्लिश आइडेंटिफाई की होगा हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, वो दैट विल बी एंड। तो ये पूरे क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर। तो इसको अगर मैं लिख दूं कि बिकॉज हेयर more than one thing at one point of time, one thing are happening, then product rule is applicable। product rule जो है वो क्या हो जाएगा, is applicable। ठीक है। यहाँ पे एंड क्या था हमारे पूरे क्वेश्चन में, एक हिडन था। इट इज हिडन भी हो सकता है एंड, ठीक है, या तो फिर वो क्या हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे विजिबल था तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लगा दिया। कई क्वेश्चन में वो हिडन भी हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में 120 वेज कैसे आए, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हाउ वी गेट 120 कैसे आए इस पूरे क्वेश्चन में। तो पूरे क्वेश्चन में 120 इस तरह से आए कि पहले तो देखो कितने बॉयज है, 10 बॉयज है। यानी मैं अगर जो एक बॉय चूज कर लूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉय मैं चूज कर रहा हूं और एक गर्ल मैं चूज कर रहा हूं, 12 गर्ल से मैं एक गर्ल चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये पहला वे हो सकता है, दिस इज द फर्स्ट वे। सिमिलरली इस बॉय के साथ ऐसी कितनी गर्ल्स आ सकती है, 12 गर्ल्स आ सकती है, राइट। यहाँ पे मैंने 1 गर्ल लिखा है, मान लो यहाँ पे 2 गर्ल लिखूं या 3 गर्ल लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, ऐसे ऐसे करके जो मैं 12 गर्ल्स लिखूं तो ऐसे कितने वेज हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 12 इंटू 1, दैट इज 12 इंटू 1 विल बी 12 वेज। तो ऐसे 12 वेज हो सकते हैं जिससे कि एक बॉय फर्स्ट बॉय के साथ 12 गर्ल्स हो सकती है, तो ये हो गए 12 वेज। सिमिलरली हमारे को क्या पता है कि देयर इज नॉट अ 1 बॉय, वहां पे कितने हैं, 10 बॉय हैं, 10 बॉय, इसका मतलब 10 बॉयज के साथ 12 गर्ल्स शफल कर सकती है। दैट इज वाई जो 120 वेज आएंगे हमारे पास, इस क्वेश्चन में कितने आएंगे, 120 वेज आएंगे। तो क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट और एडिटिव रूल का भी इस्तेमाल करना है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो इस एग्जांपल में आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि देखो, क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ से यहाँ को, अच्छा ये देखो, जो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 आर रूट्स, ठीक है, ठीक है, दीज आर द रूट्स, दीज आर रूट, फाइंड आउट हाउ मेनी वेज, फाइंड आउट हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज कैन ए रीच सी वाया बी। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ए मान लो किसी भी पोजीशन से चला है, मान लो ये आपका दोस्त है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, फ्रेंड है। अब वो अपने घर से चला है और अपने घर से चलते चलते वो एक और दोस्त के घर पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद कहां पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा, ठीक है, सी के घर पे, और सी के घर पे वो पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे कितने रूट्स है या फिर ऐसे कितने वेज है कि वो ए जो है वो सी तक पहुंच जाए बाय बी, मतलब बी से होते होते वो सी को कितने रूट से वो जा सकता है। तो इसको सिंपली यहाँ पे काम क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में समझना क्या पड़ेगा आपको। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी देख लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ए तो है वो सी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बी के पास भी रुक रहा है। तो यानी यहाँ पे मोर देन वन थिंग इज हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा काम हो रहा है। अगर जो एक से ज्यादा काम हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो सिमिलरली ए से लेकर बी को जाने के लिए कितने वेज है, देयर इज ओनली 2 वेज। सिमिलरली बी से लेकर सी को जाने के लिए कितने वेज है, दैट इज 3 वेज। तो आई कैन राइट 6 वेज आर देयर, 6 वेज, जिससे कि ए विल रीच टू सी वाया बी। समझ आ गया किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है अगर जिस क्वेश्चंस में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अच्छा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो हमारे क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि 2/3 ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही होते हैं, ठीक है। बाकी जो है अब हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो हम बेसिकली स्टार्ट कहां से करते हैं, हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देयर इज अ 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त है और 3 ही चेयर है, 3 चेयर्स। और क्वेश्चन में बोला है what are the ways they can sit on a chair। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि तीन फ्रेंड है और देयर इज अ 3 चेयर ओवर देयर। अच्छा 3 फ्रेंड्स जो है वो 3 चेयर में कितने वेज से बैठ सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली 6 वेज जहां से 3 फ्रेंड्स जो है 3 चेयर में बैठ सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्या पता है कि जो 3 फ्रेंड है, मान लो कि 3 चेयर है, ठीक है, इस आंसर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 3 चेयर है। तो सबसे पहले पहली चेयर, दिस इज द फर्स्ट चेयर, दिस इज सेकंड चेयर, दिस इज थर्ड चेयर। जो फर्स्ट चेयर है इसके पास कितने ऑप्शन है, हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे कि हमारे को पता है कि जो फर्स्ट चेयर है उसके पास 3 ऑप्शन है, वो कितने, 3 फ्रेंड्स। अब 3 फ्रेंड्स में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स है यहाँ पे, कोई भी बैठ सकता है। तो अगर जो मैं बोलूँ कि 3 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड कोई भी बैठ गया, मान लो कि जो ए बी एंड सी ये 3 फ्रेंड है, मान लो ए यहाँ पे बैठ गया, तो ए यहाँ पे बैठ गया, तो अब दूसरे में कौन कौन बैठ सकता है, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है, सिर्फ अब ए तो रहा नहीं, ए तो बैठ गया यहाँ पे, बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। तो सेकंड चेयर के लिए हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे कितने थे हमारे पास 3 थे, लेकिन सेकंड चेयर के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, ओनली सिर्फ 2 बचे। तो मान लो कि बी यहाँ पे बैठ गया और लास्ट वन जो है सी यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है एक फ्रेंड का। तो समझ आ गया किस तरह से मैंने आंसर किया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 चेयर्स, तो 3 चेयर्स में हो क्या रहा है, इन 3 चेयर्स में कितने कितने लोग बैठ सकते हैं और कितने कितने ऑप्शन उनके पास बच रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, 6 वेज है। अच्छा, ये 6 वेज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है कि ए बी सी, ठीक है, या फिर हो सकता है क्या ए सी बी, या फिर हो सकता है बी सी ए, या फिर हो सकता है क्या बी ए सी, बी ए सी हो गया, बी ए सी हो गया, और फिर क्या बचेगा सी ए बी एंड सी बी ए। तो यही हमारे पास क्या है, 6 वेज है जिसमें कि हमारा फ्रेंड्स जो है 3 फ्रेंड्स 3 चेयर पे बैठ सकते हैं। अब कई बच्चों का इसमें क्वेश्चन होता है कि सर हम बोल रहे हैं कि ए बी सी या फिर ए सी बी बी सी ए ये सारे इक्वल नहीं है। नहीं, अगर ये इक्वल होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि 3 फ्रेंड्स जो है, व्हाट आर द वेज दे कैन सिट ऑन अ चेयर। यहाँ पे जो हमारा सिट है ना, दिस सिट, इसका क्या मतलब है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं सबसे अच्छे। कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिट ना, यहाँ पे सिट है, तो सिट का मतलब है, सिट मीन्स, यहाँ पे लिख देते हैं, सिट का जो मतलब है दैट द फ्रेंड्स, दैट जो दोस्त हैं आर बीइंग असाइंड टू स्पेसिफिक चेयर, टू स्पेसिफिक चेयर, एंड द ऑर्डर and the order in which and the order in which they sit matters। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में लिखा था सिट, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको, तब इसका आंसर जो होता है वो 3 ही होता सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि सिट लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे को बेसिकली तो ये पता है कि ये सारी वेज है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या बोलते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का है। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना है ना, तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले अरेंजमेंट। कि देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परमुटेशन ना, जब हम किसी परमुटेशन की बात करते हैं तो परमुटेशन में बेसिकली होता क्या है, परमुटेशन में, परमुटेशन का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के लिए करते हैं, अरेंजमेंट, ठीक है, क्या है, अरेंजमेंट के लिए करते हैं। कि परमुटेशन बेसिकली होता क्या है, परमुटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो गया हमारा, सॉरी आर फैक्टोरियल, यहाँ पे बाहर बाहर आएगा फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल। तो ये होता है हमारा क्या, परमुटेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्या है 6p6, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 6p6, तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 ऊपर आ जाएगा, ये n क्या है, n यहाँ पे हमारे पास 6 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करें परमुटेशन की, तो परमुटेशन में अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि देयर आर द 3 फ्रेंड्स, और 3 फ्रेंड को किस तरह से बैठना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी बी, ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे सिनेरियो में मान लो कि अगर ये 3 फ्रेंड्स और 3 फ्रेंड्स को इस तरह से बैठना है, तो अगर जो बी जो है वो सी की जगह पे बैठ जाएगा, तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है ना वो चेंज हो जाएगी, ये पूरी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे अरेंजमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो परमुटेशन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, यहाँ पे क्या है, व्हेन अरेंजमेंट इज देयर। या फिर इसको मैं आंसर में लिखूं कि अगर मैं परमुटेशन की बात करूं, तो परमुटेशन क्या है, यहाँ पे वी यूज, इस तरह से लिख सकते हैं कि वी यूज परमुटेशन, परमुटेशन बिकॉज द ऑर्डर मैटर्स, जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, दैट इज वाई वी यूज द परमुटेशन ओवर हियर। जिस तरह से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या पता है कि जो ए बी सी है वो इक्वल्स टू नहीं है ए सी बी के, दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, दैट इज वाई देयर इज 6 वेज, 6 वेज। तो परमुटेशन समझ आ गया क्यों हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्या पता है, हमें ये क्वेश्चन में लिखा था कि सेट है,
तो सिट का मतलब ही क्या होगा यहाँ पे कि किसी ना किसी इंसान को एक स्पेसिफिक चेयर दी गई है जिसकी वजह से हमको परमुटेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं ताकि मैं कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूं और फिर उनको एंटायरली दोनों को कनेक्ट करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे कि ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो है जैसे कि थ्री फ्रेंड्स और थ्री चेयर्स हैज टू फिल, थ्री चेयर्स टू फिल। नाउ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हाउ मेनी, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ थ्री फ्रेंड्स कैन बी चूजन, कैन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास कि तीन फ्रेंड है और तीन चेयर है, टू फिल हाउ मेनी ग्रुप ऑफ थ्री फ्रेंड्स कैन बी चूजन। तो पहली, दूसरी और तीसरी, अभी तीन वेज है। अच्छा, ये सबसे पहली बात क्या है, ये फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड चेयर और थर्ड चेयर। तो एबीसी, अगर जो एबीसी तीन फ्रेंड है तो वो कितने वेज में बैठ सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वे में बैठ सकते हैं। और वो एक वे क्या है, ए बी एंड सी। दिस विल बी द, हमारा जो ग्रुप ऑफ थ्री फ्रेंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ही वे में बैठ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चल गया कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो जब हम बात करें किसकी, ग्रुप की कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी वेज, यहाँ पे मिसिंग हो गया था हाउ मेनी वेज। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि जब हम बात करें कॉम्बिनेशन की ना, तो कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो इसका आंसर कैसे आया, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल टू, जैसे कहते हैं यहाँ पे एन सी आर, यहाँ पे कहता है एन सी आर। तो यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एन क्या है, सी थ्री है, वैसे ही नीचे क्या है हमारे पास, थ्री है, आर भी थ्री है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस वन। तो कितना हो जाएगा, थ्री, तो थ्री से थ्री कट गया और यहाँ पे आ जाएगा वन फैक्टोरियल। तो वन हमारे पास आंसर आ गया। हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि तीन फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमसे अरेंजमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे से अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है। वो बस ये पूछ रहा है कि ये जो तीन फ्रेंड है ये कितने वे से बैठ सकते हैं इन तीन चेयर में। तो हमने बोला सिर्फ और सिर्फ ये एक वे से ही बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एबीसी है वो बराबर है किसके, बी ए सी, या फिर कोई और भी जितने छह वेज हमने जो लिखे थे वो सारे के सारे बराबर है। ये अपनी अगर पोजीशन चेंज भी कर देंगे ना तो इस पूरी अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन के लिए है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर आपको इस तरह से भी दिखाया कि अगर जो आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपको इग्नोर करना है ऑर्डर। तो आई कैन राइट की कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, कॉम्बिनेशन इज यूज्ड जब ऑर्डर, व्हेन द ऑर्डर डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। दिस मीन्स we are only interested in which friends are sitting। ठीक है, और क्या है, नॉट द ऑर्डर in which they are seated। राइट, समझ आ गया हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में क्यों किया। ठीक है, तो जब हम बात करें परमुटेशन की और कॉम्बिनेशन की तो हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के लिए करेंगे, और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जब वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या ही था कि हमें एक ग्रुप फाइंड आउट करना है, और ग्रुप में मान लो कि कोई भी ग्रुप है, मान लो किसी टीम का कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जितने भी लड़के हैं या जितने भी लड़के हैं उससे हमें मैटर नहीं करता, हमें बस एक ग्रुप बनाना है, सिर्फ एक ग्रुप। जब हम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर कोई हमारे को सिलेक्शन की काम आएगा, ना कि हमारे को कॉम्बिनेशन का काम आएगा। राइट, अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जब इनकी क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा अंडरस्टैंड होगी कि हम कब इनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर इज द सिक्स चेयर्स, देयर द सिक्स चेयर्स, देयर इज द सिक्स चेयर एंड, या फिर इस तरह से लिखो, ऐसे में लिखो सिक्स चेयर, इस तरह से लिखो कि देयर आर सिक्स फैमिली member and six chairs। और क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द फोटोग्राफर कैन बी, या फिर कैन बी टेकन, या फिर फोटोग्राफ कैन बी टेकन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इस क्वेश्चन को परमुटेशन, या इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करोगे, या वो परमुटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। तो ये याद रखना कि परमुटेशन हम किसके लिए करते हैं, जब ऑर्डर क्या है,
मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जब नो ऑर्डर, या फिर ऐसे बोलो इग्नोर्स ऑर्डर। कॉम्बिनेशन क्या इग्नोर करता है? ऑर्डर्स को, इग्नोर ऑर्डर। ठीक है, तो ये सोच के बताओ कि कौन सा इस्तेमाल करेंगे, परमुटेशन करेंगे या कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या बोला है कि देयर आर द 6 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, 4, 5 और 6। ये क्या है? सारे फैमिली मेंबर्स है। अभी फैमिली मेंबर्स है और 6 चेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 चेयर्स है। अब मुझे बताओ कि ऐसे कितने वेज हैं, ऐसे कितने वेज हैं कि पहली चेयर में हम कितने किस तरह से लोग बिठा सकते हैं। पहली चेयर के पास ऑप्शन कितने हैं? 6 फैक्टर 6 है, राइट। दूसरी के लिए कितने? एक तो बैठ गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज इक्वल टू 720 वेज। 720 वेज से हम इस पूरे के पूरे सिस्टम में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे यूज होगा परमुटेशन। परमुटेशन क्यों होगा यूज? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कोई भी इंसान, मान लो हमने बोला कि ये जो है ये पूरा ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्रुप। अच्छा, परमुटेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ये समझने के लिए ये समझो कि हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले अगर जब हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए था कि ये पूरी जो सिस्टम है, यानी अगर जब मैं 6 को 4 की जगह ले जाऊंगा और 4 को 6 की जगह ले जाऊंगा, और उस टाइम पे सबसे पहले क्या, सबसे पहले बिना किसी की पोजीशन को चेंज किए, मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, जिस तरह से पोजीशन है उसी तरह से पोजीशन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक फोटो ले ली, फोटो ले ली इस पूरे सिस्टम की। अब मैंने क्या बोला कि 6 वाला 3 के पास चल जाए और 3 वाला 6 के पास चला जाए, और फिर मैंने फोटो ले ली। तो अब मुझे बताओ कि जब हमने पहली फोटो ली और जो दूसरी फोटो ली, क्या वो दोनों बराबर होंगे? तो नहीं, वो दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे कि कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ना, ये पूरी फोटोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरा केस क्या है? अरेंजमेंट का है, कि आप किस तरह से उनको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए हमने क्या बोला था कि हम यूज करेंगे परमुटेशन का। सो ये क्या है? इन दिस केस परमुटेशन जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, परमुटेशन क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि फोटोग्राफ का मतलब ही क्या होता है? फोटोग्राफ मीन्स अरेंजमेंट, राइट। मीन्स परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एज सून एज द गाय चेंज द पोजीशन। ठीक है, कोई भी गाय हो इनमें से 6 7 8 जो भी, चेंज द पोजीशन या चेंज द पोजीशन, द सेंस ऑफ अ फोटो ऑल्सो चेंज, राइट। तो अगर जब मैं फोटोग्राफ बोलूं तो 1 और 2 दोनों क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब जैसे कि कोई भी इंसान जो भी है, अगर जब वो कोई भी पोजीशन चेंज करेगा तो सेंस जो है फोटो की वो चेंज हो जाएगी। और फोटोग्राफ का मतलब है कि अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पे अगर जब हम 5 को यहाँ पे लगाएंगे या 6 को यहाँ पे लगाएंगे, तो अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो हमारे को सारे के सारे वेज फाइंड आउट करने, तो हमारे को ऑल पॉसिबिलिटीज काउंट करनी पड़ेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है जिसपे भी वो बैठ सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? सबसे पहली बात कि यहाँ तो यहाँ पे 6 भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, 4 भी बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 1 भी बैठ सकता है। तो उन सबको अगर जो मुझे एनकाउंटर करना है, सारे के सारे पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं, तो वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल, विच विल बी इक्वल टू 720। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 72 वेज, यानी 720 वेज है। इस 6 चेयर में 6 लोग बैठ सकते हैं। समझ में आ गया परमुटेशन का इस्तेमाल क्यों किया? ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से 2 चेयर्स जो है वो टूट गई। मान लो कि 2 चेयर्स यहाँ पे क्या होगी? टूट गई। तो अब कितने वेज बचेंगे? 6। ठीक है, 1 2 3 4। 2 चेयर्स क्या होगी? हमारी खराब होगी। 2 चेयर्स खराब होगी। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 फ्रेंड्स जो है हमारे, जितने भी क्या है कि 6 फैमिली मेंबर जो है, 6, तो आई कैन राइट 6 फैमिली मेंबर्स। 6 फैमिली मेंबर्स जो है वो 4 चेयर्स में कितने वेज से बैठ सकते हैं? तो सबसे पहले 6 5 4 3, बाकी जो है वो इन सब में ही शफल हो जाएंगे। तो इन सब में शफल होने के लिए हमारे पास कितने वेज है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 360 वेज है। सो अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 360 वेज आर देयर, कि 6 बंदे 4 चेयर में किस तरह से बैठ सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, परमुटेशन के फॉर्मूले से आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो किस तरह से करोगे? आई कैन राइट परमुटेशन में क्या है? पी, कितनी चेयर्स है? पहले तो कितने फैमिली मेंबर्स है? 6 फैमिली मेंबर्स है, और कितनी चेयर्स है? 6 है। तो अगर जैसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल ओनली। किस तरह से आ गया? जो मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन में, क्या ये 6 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड में क्या होता है? दैट इज 6 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। तो ये पूरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, विच विल बी इक्वल टू 720, राइट। अब इस केस में, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि 6 फैमिली मेंबर्स है और सिर्फ 4 चेयर्स है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या लगा सकते हैं हम? 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? 6। 6 फैक्टोरियल किस तरह से लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 6 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, और दैट विल बी इक्वल टू 360 मीन्स।
समझ आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को किया। अब मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। सो आई कैन राइट कि ए बी एंड सी आउट ऑफ थ्री फ्रेंड्स टू हैव टू बी सेंड टू द competition in how many ways can it be done। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आउट ऑफ 3 फ्रेंड्स, 2 जो है हमें सेंड करने हैं फॉर द कॉम्पिटिशन। तो ऐसे कितने वेज है कि हम इनको सेंड कर सके। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कहां पे होगा। यहाँ पे परमुटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। अगर जो आपको समझ आ गया तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पे ना अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट इज नॉट गोइंग टू मैटर। वाई, ऐसा क्यों। देखो मान लो कि ये जो कंपटीशन है ये क्विज कंपटीशन है। अब इस क्विज कंपटीशन में हमें कोई भी बच्चा बैठे, कोई भी बच्चा अगर जो बैठे, फॉर एग्जांपल कि क्विज कंपटीशन में 2 बच्चे भेजने हैं हमें, ठीक है। मान लो ए और बी जो है हमने वो भेज दिए, ए 2 हमने भेज दिया। अब बी अगर जो उसका आंसर देगा या ए उसका आंसर देगा, या फिर इन दोनों की अगर जो मैं सीट भी चेंज कर दूं बी और ए, तो इन दोनों का जो आंसर देने की कैपेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लर्निंग और उनके माइंड पे डिपेंड करेगी कि जो भी उन्होंने माइंड किया है उस टाइम पे वो रिकलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चन के जवाब देने पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी कि वो कौन सी सीट में या किस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। जिसकी वजह से अब हमें क्या पता चल गया कि अरेंजमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर जो वो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो कंपटीशन को विन कर जाएंगे, राइट। अगर जो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं या अदरवाइज, या फिर सिलेक्शन की मैं बात करूं तो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल लेवल, तो एबीसी में अगर जो कोई भी सिलेक्ट हो जाए और कोई भी सिलेक्ट हो जाए वही इंपॉर्टेंट है वहां पे, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए फॉर्मुला पता होना चाहिए, दैट इज एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या है कि 3 तो फ्रेंड है, 3 फ्रेंड को 2 वे से सिलेक्ट करना है, तो आई कैन राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना होगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 2 से ये कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो देयर इज ओनली 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर, नॉट फैक्टोरियल। देयर इज ओनली 3 वेज जिससे कि हम इन्हें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ हमें परमुटेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने ध्यान क्या रखना है कि कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में क्या समझ में आना चाहिए कि वहां पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब कई लोग इसमें ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी क्यों लगाया है, राइट। यहाँ पे हमने अगर मल्टीप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, और वो सारे काम जो है वो इंटायरली एक साथ हो रहे हैं। अगर आप देखो कि फोटो जो है 6 और 5 का पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, फोटोग्राफ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल वर्क हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीपल वर्क हो रहे हैं। अच्छा ये आपको फाइंड आउट करना भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप ये समझो कि चीजें जो है वो 2 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है, ठीक है। तो तब हमने यहाँ पे एडिटिव रूल नहीं लगाया, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और डायरेक्टली हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया आपको। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक पासवर्ड है, अ पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ अ 4 डिस्टिंक्ट डिजिट चूजन फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। तो अगर इसका सवाल का जवाब आपको मिल चुका है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। पर अब अगर नहीं मिला है तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम बात करते हैं किसकी, एक पासवर्ड की, तो मुझे बताओ अगर मैं इन डिजिट से कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड बना दूं, 1 2 3 4, मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और सेम जो है अगर इसका पासवर्ड मैं चेंज कर दूं 1 2 3 एंड 4, तो क्या ये ए पासवर्ड और जो सेकंड पासवर्ड है क्या वो बराबर है। तो माय आंसर इज नो, वो क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे को जितने भी सारी पॉसिबिलिटीज है उन सब पॉसिबिलिटीज को हमारे को अकाउंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर के चेंज हो जाने की वजह से पासवर्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या लगाएंगे हम, परमुटेशन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि 4 कहाँ पे अरेंज हुआ है, 3 कहाँ पे अरेंज हुआ है या 2 कहाँ पे अरेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पासवर्ड जो आपके फोन में भी लगता है उसमें हर एक अरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जो आप ऐसे बोलो कि अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे को बताओ तुम्हारा अगर जो पासवर्ड 1 2 3 4 है और तुम 4 3 2 1 लगा रहे हो तो क्या तुम्हारा पासवर्ड से खुल जाएगा, क्या नहीं खुलेगा ना। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे।
तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, परमुटेशन लगाना पड़ेगा। तो परमुटेशन के लिए हमारे को क्या फॉर्मुला पता है, फॉर्मुला क्या होता है फॉर द परमुटेशन, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले 4 डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर का हमारे को क्या बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, परमुटेशन लगानी है 5 and 4, सो आई कैन राइट यहाँ पे क्या हो सकेगा, दैट इज 5p4 विच विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू कितना होगा 120, 120 हो जाएगा ना, राइट। 5 फैक्टोरियल किस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 ये लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 120। तो ऐसे 120 है जिससे कि हम ये 4 डिजिट नंबर का एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे परमुटेशन क्यों इस्तेमाल हुआ है, राइट। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल हाउ मेनी वेज कैन अ कम्युनिटी ऑफ 3 पीपल बी फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। तो अगर जो इसका आंसर मिल गया तब तो वेल गुड है, नहीं मिला है तो अब देखो कि ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 7 लोग हैं और 7 लोगों में से मैंने एक कमेटी बनानी और उस कमेटी में हमारे पास 3 पीपल होने चाहिए, राइट। तो ये कमेटी क्या है हमें फॉर्म करनी है। अब मान लो 3 पीपल एबीसी है, ठीक है, अरे नहीं एबीसी नहीं वो बीएसी है या फिर वो सीएबी है। तो मुझे ये बताओ क्या इससे कमेटी चेंज हो जाएगी, अगर जब मैं एबीसी बोलूं या बीएसी बोलूं या सीएबी बोलूं तो इससे कमेटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो रहेगी क्या, एक कमेटी ही रहेगी 3 लोगों की। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इररेलेवेंट है, हेयर इज इररेलेवेंट। तो जिसकी वजह से क्या बोल सकता हूँ कि अगर जो इररेलेवेंट है, अरेंजमेंट इररेलेवेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 7c3 7c3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ 7 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 7 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल विच कैन बी रिटर्न एज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो 7 × 5 × 4, 4 से 4 कट गया, 3 × 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5, सो आई कैन राइट कितना हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 35। 35 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 35 वेज है जिससे कि हम 7 लोगों के ग्रुप जो ग्रुप है ऑफ 7 पीपल, यानी एक ग्रुप जो है वो 7 पीपल का है, उससे हम क्या बना सकते हैं 3 पीपल की एक कमेटी बना सकते हैं। तो समझ आ गया क्यों हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो जाएगी इररेलेवेंट हो जाएगी कि एबीसी बीसीए या सीएबी मानी तो वो एक ही कमेटी जाएगी ना। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कमेटी चेंज हो गई है, क्यों, क्योंकि उसमें जो लोग थे वो सफल हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। दैट इज वाई अपने कान जो है वो खुले रखना और अपने आंखों से ध्यान से देखना कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि हम परमुटेशन लगा रहे हैं या कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे गलत हो जाएंगे जस्ट बिकॉज तुमने वो अंडरस्टैंड नहीं किया जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने दिमाग में डालो, राइट, कि किस तरह से हमें परमुटेशन का इस्तेमाल करना है और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। अब अगर जो आपको अंडरस्टैंड हो गया है तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका पक्का हो जाए बिल्कुल, ठीक है। देयर आर 12 फ्रेंड्स, ठीक है, हाउ मेनी handshake can exist between them। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको कि जो हैंडशेक है, देखो क्वेश्चंस को तोड़ना आना चाहिए। जब मैं हैंडशेक की बात कर रहा हूं तो हैंडशेक किस किस के बीच में हो सकता है, किसी एक इंसान के बीच में हैंडशेक हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके लिए लगेंगे मिनिमम 2 पीपल्स, ठीक है, 2 पीपल लगेंगे ताकि हम एक हैंडशेक बना सके। तो 2 पीपल अगर जो लगेंगे तो 2 पीपल मान लो वो ए बी है और वो 2 पीपल बी ए है। तो मुझे ये बताओ कि ए बी या बी ए दोनों डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे, बहुत ही गहराई से सोचो और फिर मुझे बताओ कि ए बी और बी ए डिफरेंट होंगे क्या। उनके बीच देखो ए बी और बी ए और ए है तो वो डिफरेंट, लेकिन जो हैंडशेक है वो क्या है सेम है। हैंडशेक किसके बीच में हो रहा है, ए बी के बीच में, ठीक है। कोई भी इंसान के देखने का नजरिया क्या होगा, वो बोलेगा कि ए बी जो है वो हैंडशेक कर रहे हैं, या फिर कोई और बोलेगा तो बी ए क्या कर रहे हैं हैंडशेक कर रहे हैं, पर उससे हैंडशेक जो है वो चेंज नहीं होगा, हैंडशेक तो हैंडशेक ही रहेगा। दैट इज वाई यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे को अरेंजमेंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी हैंडशेक इज इंपॉर्टेंट कि उन 12 फ्रेंड्स के बीच में हैंडशेक होना चाहिए। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 12C2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। आई कैन राइट 11 इंटू 10, 10 से 10 कट गया कितना हो जाएगा 12 विच विल बी इक्वल टू 66। ये क्या हो जाएगा 66 वेज है जिससे कि 12 फ्रेंड्स हैंडशेक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्या करना है, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लो कि देयर आर 12 पॉइंट्स और क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी
स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ या फिर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ना, उसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसमें ना बहुत ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करा करो कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। बस ऐसे मत कथा मत सुना करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर द 12 पॉइंट्स, तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, परमुटेशन लगाओ या कॉम्बिनेशन लगाओ। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो ध्यान से देखो कि जब हम 12 पॉइंट्स की बात करें तो 12 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, और हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन किसके बीच का होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे 12 है, तो आई कैन राइट, अगर जो 12C2 लगा दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 66, जो भी हमने निकाला। जिस तरह से पहला वाला क्वेश्चन किया था, इस तरह से हमने वो वाला क्वेश्चन किया कि मान लो कि जो ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी और ए को मैं अलग कर रहा हूँ, बी और ए मैंने ऐसे कर दिया, तो इन दोनों के बीच जो स्टेट लाइन है क्या वो चेंज होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल आपको इस तरह से किया, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देयर आर, क्वेश्चन है जहां पे क्या लिखा है कि देयर आर 12 टीम्स, हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड बिटवीन देम सच दैट एवरी टीम कैन प्ले एट वंस, एंड हाउ मेनी राउंड्स आर नीडेड टू कंप्लीट ऑल द मैचेस, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो हमेशा ही रहता है कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। तो अगर जो इसका आपको आंसर मिल गया कि परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, बाकी का तो मैं आपको करवा दूंगा, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्बिनेशन का आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देयर आर 12 टीम्स, तो 12 टीम्स है ना, देयर इज अ 12 टीम्स। यहाँ पे पूछा कि हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड बिटवीन देम, तो हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड बिटवीन देम ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 अगर जो टीम है तो 12 टीम के क्या होंगे, 12 कैप्टन होंगे, तो 12 कैप होंगे। और जो 12 कैप होंगे यानी हर एक टीम का कितना कैप होगा, एक कैप होगा, और दूसरा क्या होगा, वाइस कैप्टन, ठीक है। तो जब टॉस हो रहा होगा, मान लो जब हम टॉस करेंगे तो टॉस करते टाइम हैंडशेक होता है, तो हैंडशेक कितने के बीच होता है, सिर्फ 2 के बीच होता है। तो 12 टीम को अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 12C2 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 66, यानी 66 क्या आ गया, टोटल मैचेस जो है, टोटल मैचेस कैन बी प्लेड, बिटवीन द 12 टीम्स, एवरी टीम कैन प्ले एट वंस, जिसमें क्या है कि एवरी टीम जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी भी एक टीम की अगर मैं बात करूं तो इस टीम में क्या होंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। तो किसी भी एक टीम में अगर से कोई भी अगर से मैं चेंज कर दूं, 2 को मैं 1 ले आऊं, 1 को मैं 3 पे ले आऊं या फिर 4 पे ले आऊं, तो यहाँ पे सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी टीम का सिलेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उसका जो अरेंजमेंट है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या बोला कि टोटल मैचेस जो है दैट इज 66, वो है 12C2 से, जो कि हम अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल मैचेस, हमारे 66 आ गए। तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी राउंड्स आर नीडेड टू कंप्लीट ऑल मैचेस। तो सबसे पहले राउंड अगर हमें निकालने तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैचेस पर राउंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैचेस पर राउंड अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या देखूंगा कि नंबर ऑफ, आई कैन से नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली टेनियसली साइमल्टेनियसली जो मैच हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली अगर मुझे मैच करना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टोटल टीम कितनी है, दैट इज टोटल टीम इज इक्वल्स टू 12, टोटल टीम कितनी है, दैट इज 12। और टोटल टीम अगर जो हमारे पास 12 है, तो मैच किसके बीच के होगा, मैच किसके बीच के होगा, ए एंड बी के बीच में मैच होगा, ऐसा तो है नहीं कि सी भी आ सकता है। तो आई कैन से ओनली 1 and 2, यानी 2 मैच जो होगा वो किसी दो टीम के बीच में होगा। तो टोटल टीम कितनी है, 12 है, और क्या बोलते हैं मैच कितने के बीच में होगा, दैट विल बी 2, ठीक है, मैच होगा 2 के बीच में। तो आई कैन से कि साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ साइमल्टेनियस मैच जो है वो 6 हो सकते हैं, यानी 6 मैचेस पर राउंड होंगे, 6 मैचेस पर राउंड होंगे। यानी कि 12 टीम जो है, 12 1 2 3 4 जितनी भी है, यहाँ पे होगी हमारा 12 टीम। तो 12 टीम जो है वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कितने मैच खेल सकती है, एक राउंड में वो लोग कितनी मैच खेल सकते हैं, दैट इज 6 मैच पर राउंड खेल सकते हैं, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। अच्छा मेरे पास 6 आ गया, तो आई कैन से अगर जो टोटल राउंड मुझे पता है, आई कैन राइट, अगर जो मुझे टोटल राउंड फाइंड आउट करने, तो मैं क्या करूंगा कि अगर जो मुझे टोटल राउंड फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन में ये लिखा था ना कि फाइंड आउट द टोटल राउंड, हाउ मेनी राउंड आर नीडेड टू कंप्लीट ऑल मैचेस, तो मुझे ऑल मैचेस कंप्लीट करने के लिए टोटल राउंड पता होने चाहिए। तो टोटल राउंड फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि जो भी हमारे टोटल मैचेस हुए हैं, जो भी हमारे टोटल मैचेस हुए हैं, और डिवाइडेड बाय, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैचेस पर राउंड, मैचेस पर राउंड, जिससे क्या हो जाएगा, मैचेस मैचेस कट जाएंगे और राउंड ऊपर आ जाएगा और हमको टोटल राउंड मिल जाएंगे। तो टोटल मैचेस जो है वो मैंने बोला था कितने हैं, 66 मैचेस होंगे, और एक राउंड में 6 क्या बोलते हैं मैचेस होते हैं, एक राउंड में 6 मैचेस होते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, ऐसे 11 राउंड होंगे, ऐसे 11 राउंड होंगे टू कंप्लीट द ऑल मैचेस। तो आई कैन राइट 11 राउंड आर नीडेड
टू कंप्लीट ऑल मैचेस। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ कि 11 राउंड तुम्हारे पास आ गए और 66 क्या थे हमारे पास, दैट इज द टोटल मैचेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉर एवरी टीम टू प्ले every other team exactly once, right? और सिक्स मैचेस एक साथ प्ले कर सकते हैं, कैन बी प्लेड साइमल्टेनियसली, राइट? यहाँ पे ये सारे क्या है इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिगार्डेड। क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या हमारे से पूछा था, हमें पूछा था कि मान लो कि देयर आर 12 टीम्स, 12 टीम्स है, हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड, तो हमने निकाल दिया 66 मैचेस जो है टोटल प्लेड हुए। क्यों, किस तरह से फाइंड आउट किया, हमने बोला कि देखो जो भी हमने क्या बोला, कहाँ निकाला हमने, निकाला है यहाँ पे 12C2। हमने बोला कि अगर जो टीम 12 टीम है तो 12 टीम में कोई ना कोई कैप्टन रहा होगा और उन कैप्टन में जब टॉस होगा तो उनके बीच क्या होगा, एक हैंडशेक होगा। तो मुझे अगर जो टोटल नंबर ऑफ टीम फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल मैचेस कितने प्ले किए जाएंगे 12 टीम में, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ 12C2, यहाँ पे हमें सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। तो टोटल 66 मैचेस खेले जाएंगे बिटवीन द 12 टीम्स, ठीक है। फिर हमने बोला कि ऐसे जितने भी मैचेस है ना, जो भी मैचेस हो रहे हैं हमारे, अब किसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो मान लो कि ये कोई टाइम है 12 बजे, तो 12 बजे कितने मैचेस खेले जा सकते हैं, तो 12 बजे मैंने बोला कि देखो सबसे पहली बात इनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 12 टीम्स है, 12 टीम्स को 2 में अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 6 मैचेस हो सकते हैं किसी एक राउंड में, यानी 12 बजे 6 मैचेस हो सकते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ जो है वो 6 मैचेस हो सकते हैं। इससे क्या पता लग गया मेरे को कि 6 मैचेस एक राउंड में होंगे। फिर इसने बोला कि ऐसे कितने राउंड लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने बोला कि टोटल राउंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे बताना चाहिए टोटल मैचेस कितने। तो मैंने बोला कि 66 मैचेस है, इसने बोला मैचेस पर राउंड कितने, दैट इज 6, और ऐसे 11 राउंड लगेंगे टू कंप्लीट ऑल द मैचेस। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का हमारा क्या था आंसर था। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं कि हम फॉर्मुलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मुलेज, और ये फॉर्मुले जो है वो बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, राइट? सबसे पहला फॉर्मुला क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग इन द कॉम्बिनेशन में, तो NC2 बराबर होगा n-1 बाय 2, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं 5C2, ठीक है, तो वो बराबर किसके होगा, दैट इज 5 माइनस 1 क्या होता है 4/2, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। तो चलो देखते हैं, अगर मैं 5C2 बोलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, चलो यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 क्रॉस 4, राइट? 3 से 3 कट गया और यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, तो 2/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 20/2 विच विल बी इक्वल टू 10। तो समझ में आ गया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारा क्या है हमारा एग्जांपल्स है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाई देता हूँ, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है इस फॉर्मूले का। यानी जब हमें एग्जाम्पल में क्या दिया जाएगा NC2 दिया जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n को n लिखो, सबसे पहले जो भी n है वो n लिख दो, मल्टीप्लाई करो, एक माइनस कर दो, जैसे यहाँ पे 5 था तो मैंने 4 लिख दिया, तो सिमिलरली n-1 लिख दो और डिवाइड कर दो उनको 2 से, तो वो बराबर किसके हो जाएगा NC2। सिर्फ केस कब होगा जब यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, अदरवाइज ये कोई केस नहीं होगा, अगर यहाँ पे 2 है तभी ये केस होगा। सेकंड फॉर्मुला क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मुला क्या है, सेकंड फॉर्मुला है हमारे पास कि NCR बराबर होगा NC(n-r) के। अच्छा ये वाला जो चीज है इसको अगर मुझे बताना हो तो मैं किस तरह से बताऊंगा कि NCR इज इक्वल टू CR है, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5C3, तो 5C3 अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि 5 माइनस 3 क्या होगा 2, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनको फाइंड आउट करते हैं। चलो अगर देखते हैं ये दोनों सही है कि नहीं है, तो 5C को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4, नीचे 3 था वो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 2 and 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, आंसर विल बी सेम, राइट? इसको सॉल्व करना है ना 5C2 को क्या लिख सकते हैं आप 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना, क्योंकि माइनस करेंगे हम इसको, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, तो 5 4 2 ये 10 हो जाएगा, राइट? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं 8C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8C3 बराबर किसके हो जाएगा, अगर इन दोनों को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 8 3 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और इसको सॉल्व करना खुद आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर जब हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NC(n-r), यहाँ पे बस n-r लिखना है, जैसे कि n था उस n को इस r से माइनस कर दो और नीचे उसकी वैल्यू लिख दो, बाकी ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट? थर्ड है हमारा
दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन NCN बराबर होगा 2 रेज़ टू द पावर n के। यहाँ पे क्या है कि NC0, NC1, NC2, अब n में आप कोई भी वैल्यू डाल दो, n में आप 2 डाल दो, 1 डाल दो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज डाल दो, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 2 की पावर समथिंग n। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर समथिंग n। तो ये हमारे पास क्या है, एक और फॉर्मूला है, फोर्थ हो जाएगा जैसे कि NPR, एक परमुटेशन का भी कर लेते हैं, दैट इज NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इनमें वैल्यूज डाल देना, आपको ये काम आप खुद कर लेना, राइट, इसमें वैल्यूज डाल देना और फिर आपको ये डायरेक्टली इसकी तरह मिल जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद भी होने चाहिए बाय हार्ट, राइट। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इसी में लेता हूं मैं, ठीक है आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं n की वैल्यू, समझ तो आ जाएगा पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता लगेगा, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये वाला फॉर्मूला भी, क्योंकि आपको ये याद भी करने हैं। सो अगर जो मैं मान लूँ यहाँ पे n2, ये दोनों वैल्यू आप डाल देना, यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 डालता हूँ। अगर जो मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C0 प्लस 3 1 प्लस 3 C2 प्लस सो ऑन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3C3 विच विल बी इक्वल्स टू, दैट इज 2 की पावर 3, ये इसके बराबर है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन में हमें दिया है ना, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं 3C0 की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, आप खुद सॉल्व करना है ना, दैट इज 3 प्लस 3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, राइट। सोन हटा देना, सॉरी यहाँ पे सोन आप यहाँ से हटा देना, राइट, सोन यहाँ से हटा देना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 6 7 8, तो 8 बराबर 8, तो ये हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक एग्जांपल है जिसमें भी आप कोई भी वैल्यू डाल देना आपको यही आंसर मिलेगा। तो अगर जो इतनी बड़ी फॉर्म होगी तो इस फॉर्म को किस तरह से लिख सकते हैं आप, 2 की पावर m की तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली इस वाले के लिए भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि n मैंने 4 मान लिया और r मैंने 2 मान लिया, रैंडमली कोई वैल्यू चूज करना ना और फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे वैल्यू डालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4c2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, राइट, r क्या है यहाँ पे 2 है तो r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो आई कैन राइट, अगर मैं ये लिखना है तो आई कैन राइट 4 माइनस कितना होता है दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ के राइट 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 सॉरी 2 2 4 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, यहाँ पे 4 गलत लिख दिया ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। और ऐसी डिफरेंट वैल्यूज आप लेके इनको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बेसिकली मैंने उन बच्चों को कराया कि जिनको पता ना चले या फिर जो आगे ना करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, राइट। अगर जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे फॉर्मुलेज बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका इस्तेमाल होता है, राइट, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज गिवन एज कि गिवन डिजिट, हमें क्वेश्चन में गिवन डिजिट दे रखी है और डिजिट्स क्या है दैट इज 2 2 2 2 3 3 एंड 1 4 4 4, ठीक है, 1 2 3 4 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास नंबर है और हमें बोला कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर greater than 3000 can be formed। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें पहले डिजिट दे रखी है और ये डिजिट्स क्या है 9 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10 डिजिट है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटर देन 3000 हो कैन बी फॉर्म। तो 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है तो किस तरह से हम इसको अप्रोच ले सकते हैं। अगर जो मुझे 4 डिजिट नंबर का फॉर्म करनी है तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं 3000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 3000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर जी 3000 से ग्रेटर होनी चाहिए तो जो उसका फर्स्ट ये जो फर्स्ट डिजिट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जो भी फर्स्ट डिजिट होगी उसके पास कौन कौन से ऑप्शन बचेंगे। उसके पास ऑप्शन बचेंगे या तो वहां पे 3 आ सकता है या तो वहां पे 4 आ सकता है, राइट। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ऐसा क्यों, अगर जो मैं 3 से छोटा लूंगा यानी 2 लूंगा तो ये पहला तो क्या होगा कि 4 डिजिट नंबर तो बन जाएगा, लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि 4 डिजिट नंबर भी बनना चाहिए और साथ में लिखा है कि ग्रेटर देन 3000 भी होना चाहिए। तो 3000 होने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। पहला क्या आ सकता है, या तो इसमें 3 आएगा या तो इसमें 4 आएगा, डेफिनेटली 2 ही इसके ऑप्शंस बचेंगे। बाकी अगर जो रिमेनिंग सेकंड थर्ड और फोर्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा रिपीट हो सकता है, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर जब हम इनको सॉल्व करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर, अगर जो मान लो मैं सिंगल करके करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले मैं 3000 ले रहा हूं, है ना, 3 ले रहा हूं मैं फर्स्ट लेटर, सेकंड क्या है 1 2 3 एंड 4 और दूसरे में मैं लूंगा 4, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा कि मैं किसके लिए ले रहा हूं, फॉर, इस लिख दूं फॉर 3
और यहाँ पे क्या है फॉर 4। तो इस दो तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बाद में मैं इसको एक सिंगल उसमें भी सॉल्व करूंगा, लेकिन ये वाला समझाना है, उसमें मुझे कुछ आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट होगा उसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, ऑप्शंस रिमेनिंग। तो इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और वो ऑप्शन क्या है, वो है हमारा 3। पहली जो डिजिट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि 3000 से हमें ग्रेटर बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी के लिए, इस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन है, दैट इज 3। और इसलिए लिख रहे हैं कि ओनली 1 ही यहाँ पे आ सकता है, तो आई कैन राइट 1 यहाँ पे आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों में कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं, क्या यहाँ पे 4 आ सकता है, डेफिनेटली 4 आ सकता है, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है, डेफिनेटली 3 आ सकता है, क्या यहाँ पे 2 आ सकता है, तो डेफिनेटली 2 भी यहाँ पे आ सकता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 आ सकता है, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 आ सकता है, और यहाँ पे भी 2 आ सकता है। इन सबके पास अपने अपने ऑप्शन कौन कौन से है, ये जो बाकी की रिमेनिंग है सारे के सारे इनके ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 तो यहाँ पे था ही डेफिनेटली, सेकंड के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इसके पास कितने 3 ऑप्शन है, राइट। सिमिलरली अगर मैं 4 के लिए बोलूं तो 4 में सिर्फ और सिर्फ कितने ऑप्शन बचेंगे, दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पे अभी हम 4 की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, जो कि बराबर किसके होगा, 27 की, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज ऑल्सो 27। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 27। लेकिन यहाँ पे कैच है। अच्छा कैच क्या है कि सबसे पहली बात कि अगर जो मैं यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि 3 ऑप्शन है मेरे पास, तो बिल्कुल करेक्ट चीज है, इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में इन 3 ऑप्शन में से मैं कोई भी डाल सकता हूँ, मैं 4 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, और मैं 2 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे अगर जो मैं सॉरी वही तो मैं सोचूं, ये 9 वैल्यूज है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा 3 नहीं है, इट्स ओनली 3, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3। तो अगर जो मैं देखूं ध्यान से, तो यहाँ पे अगर जो मैं मान लो मैं 2 लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2, यहाँ पे भी मैं 2 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर जो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास जो डिजिट है उसमें सिर्फ 2 2 है, और यहाँ पे मैंने 3 2 ले लिए, यानी मैं 3 2 नहीं ले सकता, राइट। सिमिलरली ये मतलब मैं 3 मैं 2 नहीं ले सकता, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज जो है हमारी, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो आई कैन से कि मेरी जो ऑप्शन 27 था, अब मेरे पास क्या है कि 27 जो वेज थे उसमें से एक वे तो हमारा गलत हो गया, एक वे हमारा गलत हो गया, तो माइनस मुझे 1 करना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हो गया, मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि 3 तो आएगा ही सामने सामने, मैं 2 2 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि देयर इज ओनली, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयर इज ओनली 2 2, ठीक है, 2 ही 2 है, वी कैन नॉट राइट 3 2। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमने यहाँ पे 2 2 ले सकते लेकिन तीसरा 2 नहीं ले सकते, जिसकी वजह से एक हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली अब अगर जो मैं क्या देखूं, अगर जो मैं 3 पुट करूं, अगर जो मैं 3 पुट करूं, देखो 3 सबसे आगे भी है, राइट। यहाँ पे ध्यान से क्या देना है कि यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे अगर जो 3 है, मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया फर्स्ट में, तो यहाँ पे भी मैंने 3 लिख दिया, तो ये भी ओके हो गया, यहाँ पे भी मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे भी एक और एक्स्ट्रा 3 है, यानी इस लास्ट ऑप्शन के पास भी एक्स्ट्रा 3 का ऑप्शन है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 और करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है वो 4 बार आ चुका है, तो 4 बार 3 है क्या हमारे पास इसमें नहीं है ना, तो इस वजह से हम इसको भी माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास कितने रिमेनिंग हो जाएंगे, दैट इज 25, दैट इज 25। तो ये क्लियर हो गया जब हमने इसकी बात की, राइट। अब इसको मैं इधर को कर देता हूँ, इस वाली वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ को कर देता हूँ, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज है, राइट, 3 की वैल्यूज है। अब सिमिलरली अब जो यहाँ पे ये 4 के लिए था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इतना आपको दिख जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। तो अगर जब मैं 4 के लिए करूँ, तो यहाँ पे 4 के लिए अगर जब मैं करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 4 यहाँ पे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, और 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 4 है, तो आई कैन राइट 4 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कौन कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 3 है, बिल्कुल सही। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और यहाँ पे 2 भी आ सकता है, क्योंकि 3 3 वेज है ना, यहाँ पे भी ये आ सकती है, यहाँ पे भी ये वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे भी ये वैल्यू आ सकती है, तो 27 इसका आंसर हो गया। अब दोबारा से हम क्या देखेंगे कि जब 27 आया तो हमें क्या पता है कि देयर इज ओनली 2 2, तो हम वी कैन नॉट राइट 3 2, तो सिमिलरली इससे -1 करना पड़ेगा। सिर्फ यही है जो इसमें क्या बोलते हैं माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम 3 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट हम ये लास्ट वाला ले सकते हैं, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अच्छा ये जो 4 और 3 है, ये दोनों क्या हम दोनों प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25 + 26, दैट विल बी इक्वल टू 51, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास 51 वेज होंगे जिससे कि हम इस 4 डिजिट इन डिजिट से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट नंबर का ग्रेटर देन जो कि 3000 कैन बी फाउंड। अब सिमिलरली कई बच्चों का आंसर इसमें डिफरेंट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल
जब मैंने बोला कि हम 3000 से ग्रेटर वैल्यू की एक डिजिट बनाना चाहते हैं, वो भी फ्रॉम द 4 डिजिट, अब मैं टुगेदर कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसके पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, राइट। उसके बाद इनमें कितने 3 वेज है, इसमें भी 3 वेज है और इसमें भी 3 वेज है। अभी समझ आ गया किस तरह से मैंने लिखा कि यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए, 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, और यहाँ पे कितने हो गए 2 वेज। तो आई कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपने कई लोगों ने इस तरह से भी किया होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 54। लेकिन ये आंसर ना गलत है। क्यों गलत है ये आंसर, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या देना है, जब हम 3 कर रहे हैं, जब हम 3 वैल्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 3 आ जाएंगे। जब हम 3 लेंगे ना, तो यहाँ पे 4 3 आ जाएंगे, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। और जब हम 2 करेंगे तो 2 हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 2 आ जाएंगे, तो हम 4 2 भी नहीं ले सकते, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा, और हमें माइनस करना पड़ेगा हमारे पास कौन सा 4, जब हम 4 के साथ लेंगे। अभी हमने 3 के साथ लिया, जो भी यहाँ पे वैल्यूज है ना, जैसे कि ये 3 2 2 3 3 3 और कौन सी आ गई थी यहाँ पे 4 2 2, ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ से भी माइनस होगी, यहाँ से भी माइनस होगी, तब आएगा आंसर हमारा कितना 51, और ये होगा हमारा आंसर। इनमें कौन कौन सी वैल्यूज है, सबसे पहली कौन सी थी हमारी, अगर जब मैं इसकी बात करूं तो कितने हो जाएगा 3 2 2, ये वाला डिजिट नहीं बन सकता है। दूसरा कौन सा था 3 3 3 3 था, ये वाली डिजिट भी नहीं बन सकती। 4 2 2 2 था, ये वाली डिजिट्स नहीं बन सकती, बाकी सारी बन सकती है। दैट इज वाई इसका आंसर जो होगा क्या होगा 51 विल बी द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका आगे जो एक्सप्लेनेशन लिखना है तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आपको बाद में भी याद रहे नोट पॉइंट में, कि इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इनवैलिड वैल्यू कौन कौन सी है, जैसे कि 3 2 2 2 क्यों है, 3 2 2 क्यों है, बिकॉज 2 इज अलाउड ट्वाइस, ठीक है। 2 जो है वो सिर्फ 2 बार अलाउड है, और लिया हमने कितना है 3 बार लिया, दैट इज वाई ये इनवैलिड हो जाएगी। सिमिलरली अगर जब मैं बात करूं इनवैलिड कौन कौन सी और वैल्यू, इनवैलिड है 3 3 3 3, तो आई कैन राइट बिकॉज 3 इज अलाउड थ्राइस, ठीक है। और जब हम 4 2 2 की कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं इसके साथ 4 2 2, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या है इनवैलिड 4 2 2 एंड 3 2 2, तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज 2 इज अलाउड ट्वाइस ओनली एंड थ्राइस ओनली, ठीक है। तो समझ आ गया किस तरह से क्वेश्चन को हमने टैकल करना है। लेट्स डू दिस सम चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत भी नहीं वहां पर पड़ती है। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अ 3 digit number such that the digit 1 is never to the immediate right of 2। ऑप्शन हमें क्या दिए हैं, दैट इज 781 791 881 और 891, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, द नंबर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, तो हमें 3 डिजिट नंबर का बनाना है, तो आई कैन से कि अगर 3 डिजिट का बनाना है तो 1 2 एंड 3, ये हो गया हमारा 3 डिजिट का नंबर। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है सच दैट जो डिजिट 1 है वो कभी भी 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2, 2 के इमीडिएट राइट में नहीं होनी चाहिए। तो आई कैन से कि 2 और जो 1 है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इमीडिएट राइट में नहीं होनी चाहिए। यानी क्या बोला कि सच दैट द डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2, तो ये क्या है, ये चीज हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन क्या है 781 791 एंड 881 891, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास ऑप्शन है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि द डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2। तो इसमें सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो हमें फाइंड आउट क्या करना है 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है ना हमें, तो 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि जो 1000 है, 1000 क्या है बेसिकली वो 4 डिजिट नंबर है। पहले तो ये समझो कि क्या होता है 4 डिजिट नंबर है, राइट। अगर मैं बोलूँ 999 तो ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है, राइट। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 01 तो ये कितना हो जाएगा 1 डिजिट नंबर, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कितना 1 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा क्या 99, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें ऐसा नंबर बनाना है जो कि 3 डिजिट नंबर हो, ऐसा नंबर बनाना है जो कि हमारा क्या हो, दिस इज द 3 डिजिट नंबर हो। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है तो आई कैन राइट कि यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे फ्रॉम, देखो सबसे पहली बात जो डिजिट्स होती है वो कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक, ये हमारी डिजिट्स है। तो इसने बोला कि इसके फर्स्ट नंबर पे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसके फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, डेफिनेटली वो एक 0 तो नहीं होगा, ठीक है, वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे 0 हो गया जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये है दिखने में तो 2 डिजिट है, लेकिन है ये क्या 1 डिजिट, तो यहाँ पे 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें 3 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास ऑप्शन कितने बचेंगे, फर्स्ट वाले के पास ऑप्शन कितने बचेंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले के पास ऑप्शन बचेंगे 1
से लेकर 9 तक सारे ऑप्शन इसके पास क्लियर है। तो 1 से लेकर 9 तक सारे ऑप्शन क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि 9 वे से हम पहला हमारा डिजिट का नंबर है हम उसको भर सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे मैं 0 भी लगा सकता हूँ, 0 से लेकर 9 तक मैं कोई भी वैल्यू लगा सकता हूँ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आई कैन राइट, अगर जी यहाँ पे 0 आ सकता है तो आई कैन राइट यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 वैल्यू आ गई। 10 अगर किसी को पता नहीं चले तो फ्रॉम 0 टू 9 जो है वो 10 वैल्यूज आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी कितनी वैल्यूज आ सकती है, 10 वैल्यू आ सकती है। तो आई कैन राइट, अगर जी 10 वैल्यूज आ गई तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 900। टोटल हमारे पास 900 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या थी, पहली बात हमें क्या बोला था कि 2 जो है वो कभी भी इमीडिएट राइट, 1 जो है वो कभी भी इमीडिएट राइट में नहीं होगा 2 के, 1 जो है वो कभी भी इमीडिएट राइट में नहीं होगा 2 के। लेकिन जब हम काउंटर कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर तो यहाँ पे 2 तो कभी भी आ सकता है, राइट, यहाँ पे भी 2 कभी भी आ सकता है, तो और साथ में 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 भी तो है, 1 भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 0 1 2 3, बाकी तो कोई भी वैल्यूज आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 जो है वो कभी भी इमीडिएट 1 के कभी भी जो 1 है वो 2 के इमीडिएट राइट में नहीं होगा। तो हमें वो सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो कि जो फर्स्ट हमारी डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है दैट इज 1, 1 से लेकर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और सिमिलरली ऐसे कितने वैल्यूज आ सकते हैं, 9 वैल्यूज आ सकते हैं। तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर टू द 9 वैल्यूज आ सकते हैं। और सेकंड में कितने वैल्यूज आ सकते हैं, सेकंड में मान लो यहाँ पे 1 आ गया, अगर यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और यहाँ पे लेकर कितने आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, और यहाँ से लेकर हमारे पास कितना 9 भी आ सकता है। और यहाँ पे भी कितनी वैल्यूज आ सकती है, 0 से लेकर 1 2 अप टू 9 वैल्यूज आ सकती है। लेकिन अगर जो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो इमीडिएटली राइट में नहीं होना चाहिए, पर वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें वो सारी वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसी कितनी वैल्यूज है जो हमें माइनस करनी पड़ेगी। सो हमें फाइंड आउट करना है क्या, अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी, देखो 100 प्लेस में फ्रॉम 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। तो आई कैन राइट कि फॉर द फर्स्ट प्लेस, फॉर द फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट पे क्या है, जो कि हमारी क्या है, 100 प्लेस, 100 प्लेस। अब इस 100 प्लेस में क्या है, ये 100 प्लेस में 0 तो आ नहीं सकता है, तो 0 की वैल्यू तो हट गई। तो यानी यहाँ पे लेकर 1 से लेकर 9 हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो आई कैन राइट, अगर जो मैं सीक्वेंस की बात करूँ, ठीक है, अगर जो मैं इसकी सीक्वेंस कौन सा है हमारा 21 सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या है, इट इज एन अनफेवरेबल हमारा जो है क्या है, ये फेवरेबल नंबर है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि 21 कहाँ कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले अगर जो मैं देखूँ जो इसका 100 प्लेस है, इस 100 प्लेस में कितने आएंगे, जो 100 प्लेस है इसमें कितने आएंगे, यहाँ के राइट फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9, तो कितने ऑप्शन बच गए हमारे पास, 9 ऑप्शन इज देयर फॉर द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में 9 ऑप्शन आ गए। सिमिलरली जब मैं सेकंड प्लेस की कर रहा हूँ बात, या फिर सेकंड डिजिट की मैं बात करूँ, तो सेकंड डिजिट कौन सी होगी, इट्स अ 10th प्लेस, ये 10th प्लेस होगी ना। तो सेकंड प्लेस में 10th प्लेस है, तो इसमें कितने ऑप्शन आ गए, इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे को सीक्वेंस, अनफेवरेबल कंडीशन का हमें सीक्वेंस देखना है। तो आई कैन राइट कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, ताकि मैं इन सबको क्या करूँ, इन सबको मैं ऐड करूँ और इन सबको मैं माइनस कर दूँ। तो यहाँ पे ना 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, ताकि हम क्या बोल सकते हैं, जो थर्ड डिजिट है ना, थर्ड डिजिट है यानी यूनिट प्लेस में हमारा मस्ट बी 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 है ना, यहाँ पे लिख दो मस्ट बी 2। तो ऐसे कितने ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 होगा, और ऐसे कितने ऑप्शन होंगे, वो भी ऑप्शन 1 होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि देखो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 2 है ना, जो 2 है वो जो 1 है वो कभी भी इमीडिएट 2 के राइट में नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला कि हमने 3 डिजिट नंबर का बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेकर 9 ऑप्शन है, यहाँ पे कितने 0 से लेकर सॉरी यहाँ से 1 से लेकर 9 है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 है, और यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा। तो हमने फाइंड आउट क्या 900 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 900 ऑप्शंस में से हमें वो वाले माइनस करने पड़ेंगे जिसमें कि सीक्वेंस कौन सा आ रहा है, 2 1 आ रहा है। तो अगर जो 2 1 सीक्वेंस आ रहा है, तो मैंने बोला कि 100 प्लेस में कितने आते हैं, 0 से लेकर 9 ऑप्शन है। तो अगर जो 1 से लेकर 9 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, दैट इज 9 ऑप्शन। यहाँ पे मतलब मैं 9 में कोई भी वैल्यू डाल दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं 1 लगा दूं, 2 लगा दूं। तो आगे जो बोला कि 9 ऑप्शन है हमारे पास इन फर्स्ट प्लेस में, यानी फर्स्ट डिजिट में हमारे पास कितने हैं, 9 ऑप्शन है, राइट। और सेकंड डिजिट में क्या है, हम ये जानबूझ के कर रहे हैं इस तरह से, ताकि हम इन सबको माइनस कर सके। अभी हमने 9 में बोला कि हमने जो 9 ऑप्शन है, लेकिन सेकंड डिजिट में क्या होना चाहिए, सेकंड डिजिट में अगर जो यहाँ पे मान लो 2 भी है, मान लो यहाँ पे 2 भी है, अगर जो मैं सेकंड डिजिट को मस्ट कर दूं कि सेकंड डिजिट में 2 हो और लास्ट डिजिट में 1 हो, ये वाला केस देख रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड डिजिट कौन सी होगी, उसमें मस्ट बी 2 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, राइट। सेकंड थर्ड क्या है, थर्ड डिजिट के लिए कि मस्ट बी 1। तो अगर जो होगा तो वो कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन हो जाएगा। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या कर सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस 1 विल बी इक्वल टू 9। ये होगा क्लियर, ये हमारा क्या है, फेवरेबल कंडीशन। अब 21 देखो यहाँ पे लास्ट में आया 21,
ठीक है। अब मेरे को बताओ कि 21 अगर ये 2 यहाँ पे भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर जो मैं 2 को फर्स्ट में ले आऊं, अब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैंने किसकी बात की? सिर्फ 10th, और देखो यहाँ पे कौन सी है, 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, इन दोनों प्लेसेस की मैंने बात की है। अब इस 2 को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ कि 2 यहाँ पे हो और मस्ट यहाँ पे हो और यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएगी, तो इन सबको कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करूंगा मैं? आई कैन से कि जो फर्स्ट डिजिट है इसमें क्या बोलूंगा मैं, कि जो फर्स्ट डिजिट है वो मस्ट भी, आई कैन राइट फॉर दिस ऑप्शन के लिए क्या बोलूंगा कि 1 2 3। अब जो फर्स्ट है उसमें मैंने 2 फिक्स कर दिया है, तो मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, FIRST है ना, फर्स्ट डिजिट है, वो मैंने 2 कर दिया, तो आई कैन राइट मस्ट बी 2। तो ऐसे कितने ऑप्शन बनेंगे हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक वे बनेगा। और सेकंड डिजिट जो है, दैट इज सेकंड डिजिट, उसको मैंने फिक्स कर दिया है, और वो कितना है? मस्ट बी 1, राइट, मस्ट बी 1। तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, और लास्ट में 0 से लेकर मैं कितने डाल सकता हूँ? 0 से लेकर 9 वैल्यूज डाल सकता हूँ, तो ये टोटल कितनी होगी? 10 होगी। तो थर्ड डिजिट के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? थर्ड डिजिट के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएंगे 10 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मैंने काउंटर क्या कर दिया? 10 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 19। यानी 19 ऐसी वैल्यूज है जहां पे 2 और 1 एक साथ इमीडिएट, जो 1 है वो इमीडिएटली 2 के राइट में प्रेजेंट होगा। तो मैंने बोला अगर ये प्रेजेंट होगा तो 3 डिजिट नंबर का मेरे को क्या बनाना है? एक नंबर बनाना है। तो इस 3 डिजिट नंबर में मैंने क्या निकाला था? 900 वैल्यू। तो 900 में से अगर मैं -19 कर दूं तो मैंने कौन कौन से इग्नोर कर दिए? वो वाले इग्नोर कर दिए जहां पे सीक्वेंस हमारे पास कौन सा वाला था? 2 1 वाला जो सीक्वेंस था, अब वो प्रेजेंट नहीं होगा इस 900 की वैल्यू में। यानी 3 डिजिट नंबर जो है हमारा हमारा ये निकला था 3 डिजिट नंबर, इसमें 900 में से अगर हम सीक्वेंस 21 वाले माइनस करते हैं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 8 8 एंड 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया? इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो दोबारा से अच्छे से ध्यान से देखना। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी डिफिकल्ट है, बस उसको बार बार रिपीट करके ही आपको चीजें अंडरस्टैंड होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था और बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने वाला था। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 881 विल बी द आंसर, राइट। तो किस तरह से निकालना है ये भी पता लग गया आपको। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि 1000 क्या है, खुद में ही 1000 वो 4 डिजिट नंबर है, और ये 3 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, और ये क्या है? हमारा 2 डिजिट नंबर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? 3 डिजिट नंबर। तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है, राइट। आपको पता लग गया कि फर्स्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, वरना ये 3 डिजिट नंबर जो भी हम ड्रॉ बना रहे थे वो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर का हो जाएगा। तो 0 हमेशा किस में आ सकता है? टेंस प्लेस में आ सकता है या फिर यूनिटरी प्लेस में आ सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन कर दिया था, अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कि 4 पर्सन है P Q R एंड S आर टू बी सीटेड इन अ रो, किसी रो में अगर जो बैठना चाहते हैं, ऑल फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ऑल फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब आप कोई सी भी अज्यूम कर लो, किसी भी डायरेक्शन को देख सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं कि वो सेम ऑर्डर में होंगे जिस तरह से लिखे कि P Q R S, या फिर वो कोई भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो P एंड R है, P एंड R जो है, क्या लिखा है यहाँ पे कि जो P एंड R है कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक साथ नहीं बैठ सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं कि P एंड R कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि P एंड R, क्या लिखा है यहाँ पे कि P एंड जो R है वो साथ में नहीं बैठ सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ना वो ना RP बैठ सकते, ना ही PR बैठ सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगी? हमारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और क्या लिखा है? ईच अदर, S शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ Q। अब क्या लिखा है कि Q यहाँ पे, तो Q का जो राइट है, क्यू का जो राइट है वहां पे कौन रहेगा? एस। यानी क्यू कहीं पे भी, क्यू के राइट में कहीं पे भी एस हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, इसके नेक्स्ट भी हो सकता है, और इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ईच अदर एस शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ अ क्यू, द नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल इज। तो ऐसे बोला कि ऐसे कितने पॉसिबल है हमको फाइंड आउट करना। 4 पर्सन पीआर के सीटेड इन अ रो, तो 4 लोग अगर एक रो में बैठना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? 4 रो है। तो आई कैन से 1 2 3 एंड 4, और गिवन क्या है हमको? पी क्यू आर एस, राइट। और ऑप्शन में क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे क्या है, हम बोल सकते हैं कि पी क्यू, अच्छा हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 4 हो गए, क्या भी हो गया, ठीक है। और सिमिलरली चलो ये 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर एस। तो हम कौन सा केस ले रहे हैं कि जब हमारा क्यू जो है, मान लो कि यहाँ पे जो क्यू है हमने फिक्स कर दिया, क्यू हमने फर्स्ट प्लेस पे हमने क्यू को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर एस, ठीक है। तो क्यू को हमने फिक्स कर दिया, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो पी एंड आर है वो साथ में नहीं बैठ सकते। तो पी एंड आर अगर जो साथ में नहीं बैठ सकते, और दूसरा क्या है, मतलब आरपी नहीं हो सकता, पीआर भी नहीं हो सकता, और क्यू जो है वो हमेशा राइट टू एस रहेगा। तो क्यू जो है वो हमेशा राइट टू एस रहेगा। ये वाली हम कंडीशन, हमने क्या बोला था कि हम रॉन्ग कंडीशन से कभी भी शुरू नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे? जो कि हमारे गिवन है करेक्ट है। तो हमने बोला कि क्यू
एस के राइट में बैठता है, तो यहाँ पे तीन ही पोजीशन है जहां पे वो बैठ सकता है, तो डेफिनेटली मैं इन तीनों पोजीशन में एस को डालना चाहूंगा। तो एस मान लो इसके बिल्कुल साथ में एस यहाँ पे या फिर यहाँ पे एस है, राइट। अब क्या बच गए, अब बच गए हमारे पास क्या, पी एंड आर। तो पी को अगर जो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आर भी हमारे पास यहाँ पे आ सकता है ना, या फिर मैं इसको रिवर्स करके यहाँ पे आर लिख दूं या यहाँ पे मैं पी लिख दूं। तो इन दोनों ही केस में ये पूरा सिचुएशन क्या है, ये गलत हो जाएगी, ये कभी भी हमारे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो मैं, और सेकंड में अगर जो मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं पी लिख दूं, यहाँ पे मैं आर लिख दूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्योंकि आर और पी दोनों इंटरचेंज है। वैसे ही क्या, एस और क्यू भी इंटरचेंज है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। सो राइट, आई कैन से कि भाई ये अगर जो इंटरचेंज होंगे तो ये भी इंटरचेंज होंगे, और ये वाला क्या है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मैं पी और यहाँ पे मैं आर, या फिर यहाँ पे मैं आर और यहाँ पे मैं पी, इन दोनों में अगर जो मैं कुछ भी करूं और इन सबको मैं रीशफल भी करूं तब भी हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, सही कौन सा है, सिर्फ 2 वाला। सिमिलरली अब क्यू को मैं फर्स्ट में ना रख के सेकंड में रखूं, तो अगर जो मैं सेकंड में रखूं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आई कैन राइट, अगर जो सेकंड में रखना तो यहाँ पे क्यू लिखो, राइट, यहाँ पे क्यू हमारे को सिचुएटेड करना पड़ेगा, परमानेंटली क्यू यहाँ पे भी रखो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया, राइट। तो आई कैन राइट क्यू जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्यू जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो राइट में बैठ सकता है हमेशा एस, एस कहाँ बैठ सकता है, इसके राइट में बैठ सकता है, तो हम एस को राइट में लगा देते हैं। मान लो कि वो यहाँ पे है या फिर वो एंड पे है, तो अब बचा कौन सा, पी एंड आर। तो चलो पी एंड आर पुट करते हैं। तो मान लो कि मैं अगर पी एंड आर को यहाँ पे, ठीक है, तो मान लो कि अगर मैं पी को यहाँ पे रख दूं और मैं आर को यहाँ पे रख दूं तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर और पी को भी मैं सेम इंटरचेंज कर दूंगा और एस और क्यू को भी इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये वैल्यू दोनों सही हो जाएगी। तो ये क्या, कितनी वैल्यू आ गई इसकी भी, 2 आ गई। अब अगर जब मैं यहाँ पे पी पुट करूं और यहाँ पे मैं आर पुट करूं और या फिर इन दोनों को इंटरचेंज करूं तब भी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यूज आ गई, 2 2 2, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो आई कैन राइट ओनली 6 वेज आर देयर, आई कैन राइट 2 + 2 + 2 विल बी द 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला था कि पी क्यू आर किसी रो में बैठ रहे हैं, अब वो डायरेक्शन आपने चूज करनी है और डायरेक्शन आप चूज करो, और ये बोला है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पी एंड आर कैन नॉट बी सिटिंग टुगेदर, और आर जो है वो कहीं भी बैठ सकता है, क्यू एंड आर कैन सिट, क्यू के राइट साइड में एस बैठ सकता है। तो हमने इस तरह से इनको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया कि सिर्फ 2 ही ऐसे केस है जो कि पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे केस हमारे जो क्या है पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी एंड आर साथ में आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एस आए, तो इन दोनों के बीच में जब भी एस आए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई कैन से 2 + 2 + 2 विल बी द 6 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। समझ में आ गया किस तरह से करना है, राइट। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 4 वुमेन, तो 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां कौन कौन सी है, यहाँ पे क्या है 4 वुमेन है, दैट इज पी है, क्यू है, आर है एंड एस है, एंड 5 मैन। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 मैन विच इज इक्वल टू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, जो है हमारे पास 4 मैन है किसी भी ग्रुप में। वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पेयर ऑफ ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 वुमेन, हमारे को पेयर बनाना है, ठीक है। कौन सा पेयर बनाना है, फॉर्म अ पेयर ईच कंसिस्टिंग ऑफ, ईच को कंसिस्ट करना पड़ेगा एक वुमेन प्लस एक मैन को, 1 मैन को। पी इज नॉट टू बी पेयर्ड विद जेड, तो पी जो है शुड नॉट बी पेयर्ड विद जेड, ठीक है, इसका उल्टा भी वो सेम हो जाएगा। तो पी इज नॉट टू बी पेयर्ड विद जेड एंड वाई मस्ट नेसेसरी बाय necessity by paired with someone in how many ways can 4 such pair be formed। और क्या बोला है कि y किसी ना किसी के साथ पेयर्ड होना चाहिए। तो अगर जी y किसी के साथ पेयर्ड होना चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y जो है, y क्या है, एक मैन है, तो मैन शुड बी पेयर्ड विद वुमेन, यही हमारा केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p शुड q, अगर जो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूं तो आई कैन से तो P जो है शुड बी पेयर्ड विद Y, क्योंकि हर केस में Y तो पेयर्ड होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन में खुद स्टेट किया है, राइट। R भी Y के साथ पेयर्ड होना चाहिए और S भी Y के साथ पेयर्ड होना चाहिए। तो ये केस हो गया हमारा, और ऐसे हमारे को कितने वो बनाने पेयर, 4 पेयर बनाने, तो हर एक केस में 4 पेयर बनाने हैं हमें, राइट, 4 पेयर बनाने हैं। और कितनी वुमेन्स है, 4 ही है, तो P Q R S, P Q R S, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P Q R S, यहाँ पे भी क्या P Q R S, ठीक है। तो ये केस हो गया। तो अब मुझे बताओ कि P जब वुमेन है और यहाँ पे क्या लिखा है कि P इज पेयर्ड विद Y, तो P के पास कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑप्शन विल बी देयर फॉर P। P जो है सिर्फ और सिर्फ Y के साथ जा सकता है। तो फर्स्ट केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि P के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। Q के पास कितने ऑप्शन है, Q के पास ऑप्शन कितने, अभी Y जो है वो पेयर्ड है, लेकिन Q के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास Q के पास। अब R के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, देखो अगर जब मैं बोलूँ कि इस केस में जो Q है, Q इज बीइंग पेयर्ड विद V, अगर जो Q V के साथ पेयर्ड हो चुका है तो क्या V अब अवेलेबल रहेगा किसी और के लिए, नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि V अगर जो पेयर्ड हो चुका है Q के साथ, तो R के पास सिर्फ और सिर्फ
ऐसे कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ही ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि y भी क्या है, p के साथ पेयर्ड है। तो यहाँ पे q अगर जो y के साथ पेयर्ड है तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन, और r के पास 3 ऑप्शन, और वैसे ही s के पास 2 ऑप्शन बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे केस में क्या है, मैंने r को अगर जो x लिख दिया है तो s के पास कितना बचा है, s के पास बचा है सिर्फ और सिर्फ z। तो ये सारे केस जो जाएंगे हमारे पूरे कवर हो गए। तो यहाँ पे कितना है 1 4 3 एंड 12, तो आई कैन राइट 24 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं जब p जो है y के साथ पेयर्ड है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज q इज बीइंग पेयर्ड विद y। अब इस केस में q जो है वो पेयर्ड हो गया है किसके साथ, y के साथ हो चुका है। तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है इसके पास, क्योंकि इसके पास तो y पेयर्ड हो चुका है। p के पास कितने ऑप्शन है, अच्छा अगर मैं p का देखूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि p शुड नॉट बी पेयर्ड विद z, तो z का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो अब कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन विल बी देयर फॉर p, है कि नहीं, क्योंकि देखो क्या है, y q जो है इज पेयर्ड विद y, ठीक है, सॉरी 3 यहाँ पे, क्योंकि q तो y के साथ हो चुका है। तो p के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, p के पास ऑप्शन बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। क्यों बचेंगे 3, क्योंकि p z के साथ कभी भी वो नहीं हो सकता है, और z के साथ नहीं हो सकता है, तो y तो ऑटोमेटिकली q के साथ है, लेकिन v w एंड x इनके साथ तो किसी के साथ भी पेयर्ड हो सकता है। तो 3 वेज है वो p के साथ पेयर्ड हो गया। तो मान लो कि p के साथ v पेयर्ड हो चुका है, तो r के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, अगर जो p v के साथ पेयर्ड हो चुका है तो r और z की तो कोई भी कंडीशन नहीं है, हमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, तो z भी हो सकता है। तो r के साथ भी 3 हो सकते हैं और s के साथ होंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज 18 वेज, 18 वेज। सिमिलरली आर के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो आर के लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। क्यू के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 बचेंगे, और पी के लिए भी कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और एस के लिए कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। सिमिलरली पी क्यू आर एस भी सेम हो जाएगा, 3 3 3 3 2 एंड 1। ये क्या हो जाएगा, ये भी 18 वेज हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 18 वेज, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो पी के पास जेड के साथ मिलने का कोई भी मौका नहीं, जो इस तरह ये वाला किया ना हमने, ये सेम जो है वो इनमें भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि क्यू जो है वो वाई के साथ अप्रोच है, तो क्यू अगर जो वाई के साथ है तो हमारे पास पी के पास कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 3 बचे, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। यहाँ पे क्या आर अगर जो वाई के साथ अप्रोच है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचेंगे, क्योंकि जेड तो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम जब बात करेंगे किसकी, क्यू की, तो क्यू के लिए कितने हैं, वाई भी है, एक्स भी है और जेड भी है, तो 18 वेज इसके, 18 वेज इसके। अगर जब मैं 18 इंटू 3 करूँ तो दैट इज 54, और 54 प्लस 24 कितना होता है, 78, राइट। तो 78 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया, यहाँ पे क्या सब में मल्टीप्लिकेशन है।